क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आज आपके समक्ष लेकर आ गए हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ का जो डिटेल्ड वीडियो सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 13 है। ठीक, आप लोग ने अप्रोचेस देख लिए थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 पार्ट में इससे पहले मैंने कराए 11, 12, 13, 11, 10, 11, 12 में। ठीक, उसको जाके पूरा देख लीजिएगा। मैं तो ये कहूंगा शुरुआत से देखिए, एक एक चीज बहुत डिटेल में, बहुत ही आसान भाषा में समझाइए। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग आज क्या है, 3 पार्टियां जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, इसको डिटेल में समझेंगे। कैसे मैनेजमेंट आपका, कैसे वर्कर और कैसे गवर्नमेंट आपस में कैसे डील करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले जो है आप लोग के लिए एक जनरल रिमाइंडर है, बहुत ही हम्बली, कि 2020 जीपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए जो है हमारा पेड ग्रुप चालू है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, पर्सनल गाइडेंस, एक एक चीज आपको मुहैया कराई जाएगी बहुत ही अच्छे से 24/7। ठीक, और इसमें वीकली टेस्ट भी होते हैं जो आपके जो है इम्प्रूवमेंट के लिए है। ठीक, जैसे सेक्शनल टेस्ट भी हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। तो ये होता है कि एक एम्बियंस में एक कंडीशन क्रिएट की जाती है ताकि उसके अंदर आप लोग करो, एग्जाम दो, प्रेशर बना के आप लोग के ऊपर। एक होते हैं वीकली टेस्ट जिसमें कि आपको जो है इंप्रूवमेंट करने का मौका मिले। ठीक, तो ये सारी चीजें ही जो है आपकी यूपीएससी में भी, ईपीएफओ में भी। अगर आप लोग यूपीएससी के 2021 का हमारा ग्रुप चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर। ये देखिए, पार्ट नंबर 12 में हम लोगों ने गांधीयन अप्रोच समझ लिया था कि इसमें आपका जो है आर्बिट्रेशन, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन करते हैं। अगर कभी पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि वॉलंटरी आर्बिट्रेशन किसने चालू किया है, तो वो किसने इसका सपोर्ट किया था, गांधीयन अप्रोच में किया था। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या है कि आपका चेंजिंग रोल, बदलता जो है रोल आपका किसका, 3 पार्टिसिपेंट इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाने के लिए। ठीक, 3 प्रतिभागी जो है उनके बदलती भूमिका क्या है। अब इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन किस चीज को डेजिग्नेट करता है, पूरी फील्ड ऑफ रिलेशनशिप जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन द मेन एंड वीमेन कोलैबोरेशन इन द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस। वर्कर है, एम्प्लॉयर है, इस और फिर गवर्नमेंट भी कुछ अभी लेबर लॉज और लेबर कोड ये सब बना रहा है, तो गवर्नमेंट भी तो इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो है अपना इंटरफेयर वो सब कर रहा है ना। तो उसी तरीके से जो भी एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस है, एक उद्योग में औद्योगिक संबंधों के एक पूरे क्षेत्र का पदनाम है जो रोजगार प्रक्रिया में पुरुषों और महिलाओं के आवश्यक सहयोग के कारण मौजूद है। औद्योगिक संबंध, श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकार, ये 3 पार्टी हैं। ठीक, ये 3 पार्टी हुए हैं आपके, जो कि इसके बीच अंतर संबंध से रिलेटेड है। नतीजन जो है आपका औद्योगिक संबंधों के 3 पात्र प्रतिभागी एजेंट हैं तथा श्रमिक और उनके संगठन, प्रबंधन और सरकार। कॉन्सिक्वेंटली अब 3 एक्टर्स हो गए आपके, चाहे तो उसको एक्टर बोलो, पार्टिसिपेंट बोलो, एजेंट बोलो। इंडस्ट्रियल रिलेशन में वर्कर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है मैनेजमेंट यानी कि नियोक्ता वाला, ठीक, और तीसरा गवर्नमेंट। ठीक, अब जो इनके रोल है वो चेंज होते रहे हैं हमेशा, टाइम टू टाइम। और कैसी अर्थव्यवस्था सिस्टम है उस पर भी चेंज करता है, किसकी कंट्री का। जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया, आप लोगों ने आप समझ चुके हैं, कैपिटलिस्ट कंट्री है तो चाइना में अलग टाइप से है। ठीक, यूएस रशिया में अलग टाइप से है। कैपिटलिस्ट जो है यूएसए में हो गया आपका। कम्युनिस्ट होगा तो किसमें, जैसे आपका रशिया और चाइना में अलग टाइप का है। इंडिया में मिक्स्ड है, सोशलिस्ट टाइप की आप मान लो। ठीक, तो उसमें अलग है, प्राइवेट पार्टी भी है, पब्लिक भी है। आपका कैपिटलिस्ट में सिर्फ प्राइवेट होता है ज़्यादातर, और आपका रशिया में जो सिर्फ पब्लिक होता है, गवर्नमेंट की कंपनीज होती है। तो उनकी अर्थव्यवस्था क्या है, उस पर भी इंडस्ट्रियल रोल जो है आपके चेंज होते रहे समय समय पर, और उनकी फिलॉसफी, उनके भी दर्शन जो है वो भी चेंज हुए हैं। अब इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या रोल है इस समय इंडस्ट्रियल सोसाइटी का इस्टेब्लिश करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। ठीक, पहला हम लोग जो है इसमें पहला देखिए 3 पार्ट में देखेंगे, वर्कर और उनका ऑर्गेनाइजेशन, फिर देखेंगे मैनेजमेंट और फिर देखेंगे गवर्नमेंट के रोल। ठीक, इसकी सब कैटेगरीज भी हम समझेंगे। तो जो वर्कर्स हैं इन इंडस्ट्री, वर्कर वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, जो पूरा संगठन है उसमें वर्कर वर्क करते हैं। पॉलिसी कौन बनाता है और डिसीजन कौन लेता है, मैनेजमेंट लेता है। ठीक, जो नियोक्ता है उनका जो मैनेजमेंट है, जैसे होता है ना, प्रबंधन कौन कर रहा है, तो मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर काम कर रहा है, ये पूरा संगठन है। ठीक, इसके अंदर जो पॉलिसी बनाना, डिसीजन लेना, ये कौन है, मैनेजमेंट कर रहा है। ठीक, तो जो इंटरेस्ट है वर्कर्स का वो रिप्रेजेंट कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है पूरा। ठीक, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है रिप्रेजेंट करता है ट्रेड यूनियन के द्वारा।
वर्कर के इंटरेस्ट जो है उनको कौन जो है इंटरेस्ट उसको कौन देखता है, रिप्रेजेंट करता है? ट्रेड यूनियन, जो कि इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में है। समझ में आया? बहुत सिंपल तरीके से। दीज यूनियंस हैव एज्यूम डिफरेंट रोल। अब ये जो ट्रेड यूनियन के अलग अलग रोल हो चुके हैं, अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिस्टम्स में। ठीक, अब देखिए पहला जो है वो है सेक्शनल बार्गेनर्स। ये एक तरीके से आपका ट्रेड यूनियंस की, यहाँ पे अब जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रेड यूनियन किस किस तरीके से क्या क्या रोल और क्या क्या जो है एक्टिंग मतलब वो करता है, एक्ट करता है। तो इसमें क्या, ये सबसे मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड रोल है ट्रेड यूनियन का, समझना। इस रोल में ट्रेड यूनियन जो वर्कर्स हैं उनके फेलो वर्कर्स है, एक ट्रेड यूनियन मान लीजिए मारुति वाला हम लोग हमेशा एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें जो भी काम करते हैं उसकी एक पूरी ट्रेड यूनियन है, और उसके जो वर्कर्स जो इस ट्रेड यूनियन के अंतर्गत हैं उनके इंटरेस्ट को मैनेजमेंट के सामने रखता है। मान लीजिए इसका वेजेस कम है, वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, और भी कोई है, इंश्योरेंस पेंशन कुछ नहीं मिल रहा है, तो जो भी इसकी आवाज है, वर्कर की आवाज कौन है? ट्रेड यूनियन है टोटल पूरी, क्योंकि ये कलेक्टिव एक आवाज है, और ये फिर मैनेजमेंट के सामने रखेगा। ये रोल है ट्रेड यूनियन का। सेक्शनल बार्गेनर या फिर अनुभागीय सौदेबाजी इसको कहते हैं। ठीक, और फिर बार्गेन करता है उनके वर्कर्स के बिहाफ पे मैनेजमेंट से सारे लेवल्स पे, चाहे वो प्लांट लेवल हो, इंडस्ट्री लेवल हो, या फिर स्मॉल कंट्रीज हो। समझ रहे हो? प्लांट, छोटा प्लांट भी हो सकता है, पूरी इंडस्ट्री भी हो सकती है। ये टायर बनाने का प्लांट है, पूरी टायर इंडस्ट्री है, समझ रहे हो ना बात? और या फिर पूरी कंट्री जैसे स्वीडन, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, नेशनल लेवल पे। ठीक, इसी साथ साथ ये रिप्रेजेंट अपने मेंबर्स को करते हैं पब्लिक या फिर प्राइवेट, दोनों ही सेक्टर में। ये नहीं होता है कि सिर्फ प्राइवेट में या फिर दोनों में हो सकते हैं। मान लो एक स्टेटमेंट नहीं दे दे कि सिर्फ पब्लिक में होते हैं, नहीं। सेक्शनल बार्गेनर्स जो होते हैं वो कंबाइन कर सकते हैं और एक नेशनल लेवल का फेडरेशन बना सकते हैं, जैसा कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस यूके का, AFL-CIO यूएसए का, और LO आपका नॉर्वे और स्वीडन का। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में समझ लेते हैं इसे। देयर आर मोर देन 10 फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। अब इंडिया में इसी तरह के नेशनल लेवल पे 10 से ज्यादा है ट्रेड यूनियन, जो कि सेंट्रल केंद्रीय संगठन के कैरेक्टर में है, और ये लार्ज, इसमें कई सारे मेंबर्स ऑफ वर्कर जो है एफिलिएटेड है उस ट्रेड यूनियन को। आपने देखा होगा आजकल जैसे बैंक यूनियन है, बहुत बड़ी IBA नाम से एसोसिएशन है, ठीक है ना, तो काफी ज्यादा इसमें जो है वर्कर्स काम इसके जो है एफिलिएटेड है। और जो नंबर्स ऑफ यूनियन रिप्रेजेंटिंग ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर जॉब सच एज ऑफिसर यूनियन, इस तरीके के भी ट्रेड यूनियंस हैं। ठीक, जो वर्कर के किस तरीके के जॉब है उसके हिसाब से बने हुए, जैसे ऑफिसर, इसको आप व्हाइट कॉलर भी बोल सकते हो, क्लर्क वाले हो गए, टेक्निकल पर्सन्स हो गए। ठीक, इनके एसोसिएशन की बात कर रहा है। ठीक, अब जो बिहेवियर होता है, ऐसे जो रवैया है एसोसिएशन का, इज टू रिप्रेजेंट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर। भाई वही है इनका बिहेवियर, जो भी रवैया होगा वो किस पर, इंटरेस्ट ये सामने रख रहे हैं वर्कर उसके एम्प्लॉयर के। ठीक, अगर वो मान रहा है तो बढ़िया, नहीं तो जो है क्या बिहेवियर है इस पे डिपेंड करेगा। इनको बस इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने हैं किसके, अपने मेंबर्स के, वर्कर्स के। और करेंगे कैसे, वही सामूहिक सौदेबाजी यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग की तरह। इसकी डेफिनेशन कई बार बता चुका हूं, आप लोग प्लीज लिखिए आज कमेंट में। ठीक है, ऑन ऑल इंपॉर्टेंट इश्यूज बाय द यूज ऑफ प्रेशर टैक्टिक्स भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि स्ट्राइक्स, घेराव, और कभी कभी वायलेंट भी हो जाते हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि एम्प्लॉयर को मान लीजिए ये कुछ कह रहे हैं, बात रख रहे हैं वर्कर्स की, मेंबर्स की, और ये नहीं मान रहा है, तो उस हिसाब से वो जो है अपना रवैया, इनका बिहेवियर जो है बदल सकता है। द यूनियन बिलीव दैट द राइट टू स्ट्राइक, दैट इज मतलब मसल्स दिखाना, अपनी पावर दिखाना, ये हमेशा जो है नॉट ऑलवेज द लास्ट रिसोर्ट फॉर इफेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये उनको कभी कभी जब ये लगता है कि राइट टू स्ट्राइक करना जरूरी है, ये दिखाने के लिए पास कि हमारे लिए पावर है, ये भी पहले हम यूज कर सकते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग ही पहले यूज किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, पहले हम राइट टू स्ट्राइक कर दें फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग पे आ जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से जो वर्कर और मैनेजमेंट के जो हम देख रहे हैं, वर्कर और ट्रेड यूनियन वाला, उसमें दूसरा रूल क्या है, क्लास बार्गेनर्स, वर्ग या फिर श्रेणी सौदेबाजी। इसमें क्या है, कुछ कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, उसमें सेंट्रल मेड यूनियन या फिर फेडरेशन होते हैं, वो बार्गेन करते हैं मेंबर्स के लिए नेशनल लेवल पे।
और समझना यहाँ पे जो है पूरी पॉलिटिक्स थोड़ी सी ज़्यादा पॉलिटिकल उस पर ज़्यादा बात हो रही है, पूरे नेशनल लेवल पे करेंगे और डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके से जो है वर्कर्स का या फिर मेंबर जो ट्रेड यूनियन के हैं उनका क्या हिस्सेदारी होगी उस कंट्री के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। जैसे आपने जीडीपी सुना होगा, ठीक, सकल घरेलू उत्पाद, उसी तरीके से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। जब नेशनल आ जाता है तो मतलब वो टैक्स से संबंधित हो जाता है। अब वो यहाँ पे भारत में जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लें तो भारत में रह के काम कर रहा हो या फिर भारत से बाहर रह रहा हो, लेकिन टैक्स कहाँ भर रहा है, भारत में, तो उसको नेशनल करेंगे। इसमें अपना भारत के टेरिटरी के अंतर्गत और जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी भी इनकम को टैक्स के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। तो ये क्लास बार्गेनर्स क्या करते हैं भाई कि पूरे नेशनल लेवल पे कितना शेयर रहेगा जीएनपी के अंतर्गत, वो उस लेवल पे यहाँ पे बात करते हैं अपने मेंबर्स, अपने वर्कर्स के लिए। अब फेडरेशन जो है वो कलेक्टिव एग्रीमेंट यूजली जो इसमें होता है वो 2-3 साल लगते हैं, बड़े लेवल पे हो रहा है। और वेजेस कितना रहेगा इंडिविजुअल प्लांट में, उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है। इंडिया में जो है ट्रेड यूनियन इन सम इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्री जैसे स्टील और कोल, उसमें इस तरीके की बार्गेनिंग चलती है। कौन सी? क्लास बार्गेनर्स। तीसरा ही हम लोग देख लेते हैं वर्कर और ट्रेड यूनियन के संबंधित जो है, यहाँ पे हम पहली पार्टी जिसका रोल क्या क्या है अलग अलग परिप्रेक्ष्य वो समझ रहे हैं, ठीक। अभी हम समझे वर्कर का, फिर हम मैनेजमेंट का समझेंगे, फिर उसके बाद क्या है गवर्नमेंट का, ठीक। अब एजेंट ऑफ द स्टेट, अब ज्यादातर जो सोशलिस्ट कंट्रीज है जैसे कि यूएसएसआर था, रशिया है, इसमें क्या है भाई कि आपका ट्रेड यूनियन एक तरीके से, क्योंकि अब सोशलिस्ट कंट्रीज में सब कुछ ज्यादातर पब्लिक कंट्रीज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, सॉरी गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं। तो ट्रेड यूनियन भी जो है ये गवर्नमेंट की ही तरफ से एक तरीके से उन्हीं के एजेंट होते हैं, स्टेट के एजेंट होते हैं, क्योंकि मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है किसके पास में है, गवर्नमेंट के पास में है। और इन्हीं जब ये खुद ही एक तरीके से एम्प्लॉयर टाइप से, लेकिन इनको ट्रेड यूनियन ही समझिएगा, गवर्नमेंट और सीधे ये डील करते हैं गवर्नमेंट से। तो ये गवर्नमेंट के एक तरीके से एजेंट होते हैं जो कि स्टेट पॉलिसी, दे प्रोपोगेट द स्टेट पॉलिसी इन रेजिंग द प्रोडक्टिविटी। अब ये जैसे रशिया में है, यूएसएसआर में, वहां पे क्या बताएंगे कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है और इसके अनुसार ही हमें जो है अपनी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ाना है। तो एक तरीके से ये किसके टूल हुए, स्टेट के टूल हुए। मान लो क्वेश्चन आपसे ऐसे बना दे कि एजेंट ऑफ द स्टेट की तरह भी काम करते हैं ट्रेड यूनियन, तो बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल देके भी इनडायरेक्टली पूछ ले तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कर लोगे ना, ठीक। दे प्रोपोगेट द स्टेट पॉलिसी इन रेजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड एक्ट एज स्टेट अपरेटस, राजतंत्र के रूप में कार्य करते हैं। कभी कभी व्यापार संघ एक तरह के नियंत्रण समूह के रूप में कार्य करते हैं और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रबंधन के साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट के साथ मिलकर भी ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम कर देते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल समझो, बीएसएनएल क्या है, गवर्नमेंट की है ना संस्था। अब इसमें जो है ट्रेड यूनियन काम कर रही है मान लीजिए कोई, तो ये इसके मैनेजमेंट में बैठ गई और फिर इन दोनों का काम क्या होगा कि भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। आजकल देख रहे हो ना, वैसे भी एयरटेल और ये सब आगे बढ़ रहे हैं, जियो, तो इसको जो है बढ़ाना है, तो ये ट्रेड यूनियन वालों का एजेंट, स्टेट के एजेंट की तरह रोल हो जाएगा और ये फिर तब काम करेंगे, ठीक। समटाइम्स ऐसा भी करना पड़ता है। तो आपसे अगर ये कह दे हमेशा कभी भी स्टेट से या मैनेजमेंट के साथ नहीं बैठ सकता है ट्रेड यूनियन, तो ऐसा नहीं है। सब तरीके के क्वेश्चन किस तरीके बन सकते हैं ये भी सोचना भी है, मैं आपको बताता हुए चल रहा हूं। इस तरीके से आप अपना जो है दृष्टिकोण बनाइए। अच्छा, ये प्ले करते मोर इंपॉर्टेंट रोल आउटसाइड द वर्क प्लेस। जो स्टेट के एजेंट वाला रोल है, ये जो वर्क प्लेस है उसके बाहर जो है इनका जो रोल है, जो कर्तव्य है, जो कार्य है, वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाता है। किस तरीके से कि ये काम करेंगे भैया, सोशल वेलफेयर, जो सामाजिक कल्याण वर्क है, आपका सामाजिक बीमा मिलना चाहिए, सोशल सेक्टर, सोशल सिक्योरिटी लेबर्स को मिलनी चाहिए, ये सारी बात है, ठीक। आपका बीएसएनएल वाले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसके अंदर जो आपका मान लीजिए कोई ट्रेड यूनियन काम कर रही है तो वो ये भी ध्यान देगी कि भैया ये चलो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो तो है ही, इसके अलावा इनके बच्चों, अगर ये मान लो जो उसका एक्सीडेंट हो जाए या फिर ये डेथ हो जाए किसी, मान लीजिए ऐसा, मतलब एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ, तो इसके बाद सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, बीमा, आपका जो है पेंशन, ये सब है कि नहीं है, तो यहाँ इस वर्क प्लेस के बाहर इनका ज्यादा रोल हो जाता है। एग्जाम्पल समझ में आया। वन विल नॉट गेट बेनिफिट अनलेस ही इज ए मेंबर। अच्छा, इसमें यह है कि जो उन्हीं लोग को बेनिफिट मिलेगा जो इस यूनियन के मेंबर होंगे।
दिस टाइप ऑफ रोल इज नॉट प्लेड इन एनी अदर कंट्री। ठीक, वन विल गेट बेनिफिट, वो तभी मिलेगा जब उसके मेंबर होंगे। साफ सीधी सिंपल ये बात है। इसके बाद जो चौथे तरीके का जो इसमें जो है रोल बताया गया है इनका, वर्कर और उनकी ट्रेड यूनियन का, वो क्या है कि पार्टनर बन जाते हैं सोशल कंट्रोल में, सामाजिक नियंत्रण में भागीदारी। अब ये यूनियन है आपके वेस्ट जर्मनी, ठीक, फ्रांस, इटली, यूगोस्लाविया, इन सब में रोल जो है क्या है, पार्टनर का है सामाजिक कंट्रोल में इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। ठीक, जहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वर्कर के, ठीक, अब मान लीजिए एक ट्रेड यूनियन था, उनके कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव बने, ठीक है, कोई लीडर बना, वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के साथ में बैठ जाता है और जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है उसमें मैनेजमेंट के साथ बैठ के डिसीजन मेकिंग में अपना जो है उसमें भागीदारी करता है, पार्टिसिपेट करता है। इंडिया में भी इसकी बिगनिंग हुई है, हैज बीन मेड इन दिस रिगार्ड। और इंडियन इंडस्ट्री जो है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसका यूज कर रहे हैं। किस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको पहले भागों में बताया, वर्क कमिटी, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल, इसमें जो है एम्प्लॉयर, नियोक्ता और कर्मचारी, एम्प्लॉय दोनों के ही मेंबर होते हैं ना, बराबर बराबर, मैंने आप लोग को बताए थे। ठीक, वो चीज यहाँ पे भी है प्लांट लेवल पे। इंडिया में भी इसकी शुरुआत हो चुकी, तो ये अगर कह दे कि इंडिया में नहीं हुआ तो ऐसा गलत होगा। इन सम केसेस द रिप्रेजेंटेटिव को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी रखा जाता है। जो ट्रेड यूनियन वर्कर का जो रिप्रेजेंटेटिव लीडर था मान लीजिए, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा देते हैं। ऐसा कहां देखा जाता है, बैंकिंग इंडस्ट्री में। पांचवा क्या है, आपको जो ट्रेड यूनियन या फिर वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव, उसको एनिमी, शत्रु बताया जाता है सिस्टम का। वो क्यों है, मतलब एक उनका रोल ये भी उसको दिखाया जा रहा है कि कई सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ट्रेड यूनियन के अपने जो है पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण होता है, और वहां पे वो क्या सोचते हैं कि वो एक एनार्किस्ट, मतलब सब कुछ आर्थिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए अराजकतावादी दृष्टिकोण के साथ होते हैं। एनार्किस्ट व्यू हो जाता है, और वो चाहते हैं कि पूरा एक अर्थव्यवस्था जो है उसी को उखाड़ फेंको और मतलब पूरा चेंज ले आओ सिस्टम में। ठीक, ऐसा नाम तो यहाँ पे नहीं मेंशन है, लेकिन इनके ये ऐसा कहते थे कि कैपिटलिस्ट को उखाड़ फेंको, नहीं तो क्या होगा, ये खा जाएंगे लेबर्स को, और उखाड़ फेंकने में ही फायदा है। ठीक, तो समटाइम्स ये वायलेंस और डिसेप्शन पे उतर जाते हैं। यूनियन के जो एस्पिरेशंस हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो बहुत ज्यादा होती हैं, जितना वो डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा। ठीक, समझ में बात। इसके बाद क्या है, दे डिमांड हायर, इतने ज्यादा वेजेस मांगेंगे, बोनस मांगेंगे, जिसका कोई भी जो है जस्टिफिकेशन नहीं होगा। मतलब जबरदस्ती होता ना, परेशान करो और फिर मतलब जितनी कैपेसिटी भी ना हो इंडस्ट्री की, उतना मांगने लगो, ताकि बस वो किसी तरह मना करें और तुम उनसे जो है लड़ जाओ, देखो मेरी बात नहीं मान रहा, अब तो हम इसको पीटेंगे, अब इसको हटा देंगे, ये वाली बात है। ठीक, पहले हमने देख लिया वर्कर रिप्रेजेंटेटिव, ट्रेड यूनियन का देख लिया। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे, मैनेजमेंट, यानी कि एम्प्लॉयर, नियोक्ता और उसका जो है प्रबंधन करने वाला जो पूरा मैनेजमेंट है, उसके बारे में समझेंगे यहाँ पे कि उसका क्या रोल है। ठीक, अब जो डिफरेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है फैशन में, वोग में, डिफरेंट कंट्रीज में और डिफरेंट टाइम में, वो डिफरेंट सिचुएशन को निपटने के लिए, ठीक, इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये पाई जाती हैं। मैनेजमेंट ने मतलब चेंज भी होता रहा है, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग समय पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग सिचुएशन से निपटने के लिए वो किया गया। इससे रिलेटेड रेंसिस लिकर्ड जो है, रेंसिस लिकर्ड, इनका नाम याद रखना है, किससे है, प्रबंधन के रोल से रिलेटेड है। इन्होंने डिस्कस किए 4 तरीके के सिस्टम मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्रबंधन की 4 प्रणालियों को किसने बताया है, और 4 नाम दे दिया जाए, तो रेंसिस लिकर्ड का नाम याद रहेगा, याद रहेगा ना। ठीक, इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं और आपको एक एक चीज समझा के तो याद रखना जरूरी है, तभी तो मजा आएगा सिलेक्शन जब हो जाएगा। देखो, तो इनको उन्होंने पहला जो बताया वो बताया शोषणकारी आधिकारिक प्रणाली। ठीक, मैनेजमेंट का शोषणकारी मतलब एक तरीके से रूप रहा है, रोल रहा है। एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम, ये शुरुआत के सालों में था। अब उस समय क्या था कि ये बहुत ज्यादा लेबर को एक्सप्लॉइट करते थे, कमोडिटी की तरह यूज करते थे। ह्यूमन बीइंग समझते नहीं थे, ये समझते थे जानवर है, मैं जितना चाहूं उससे काम करा सकता हूं,
जैसे भी चाहूँ, बहुत ही कम पैसे देते थे, बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट सुपरविजन था, थोड़ी सी भी इनडिसिप्लिन अनुशासनहीनता होने पर बहुत बुरी तरीके से दंडित किया जाता था। ठीक, इसके देखो पूरी पूरी स्टोरी की तरह समझा दूंगा, बिल्कुल आराम से बैठ के सुनते रहो। वर्किंग कंडीशन जो थी बहुत ही अनहेल्दी थी, अस्वास्थ्यकर थी और अनहाइजीनिक थी, और वेलफेयर एमिनिटीज तो बहुत ही खत्म थी। मतलब बैठने का टाइम नहीं, पंखा तक नहीं, बहुत गर्मी है, ये सब सारी चीजें हैं। सिक्योरिटी का, जॉब की सिक्योरिटी तो भूल ही जाओ, ये तो पता ही नहीं थी इनको कि ये भी होता है क्या। और ये हमेशा एम्प्लॉयर के डर में रहते थे कि कभी भी वो उनको निकाल के फेंक सकता है, और वो फिर उनको डर लगा रहता था कि पता नहीं उनका क्या होगा। जो मैनेजमेंट होता था उस समय का नियोक्ताओं की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन टाइप का था। मतलब अपनी मनमर्जी करते थे, और जब कभी डिमांड, वर्कर्स जेन्युइन डिमांड भी कर रहे हो तब भी उसको धुतकार देते थे। और ये जो है हमेशा ये देखा गया है कि एक थे बंदा एडम स्मिथ, जो नाम सुना होगा आप लोगों ने, जरूर नाम सुना होगा। इन्होंने एक पॉलिसी दी थी, और ये कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवाद के बहुत बड़े हितैषी थे। इन्होंने एक पॉलिसी दी थी, लेसेस फेरे पॉलिसी। अब इसमें क्या होता है, सब कुछ डिमांड, फिर से बता रहा हूं, डिमांड और सप्लाई के ऊपर होता है। बीच में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। कंपनी, प्राइवेट कंपनी बनाने वाली, उपभोक्ता जो है उसको डिमांड करने वाला, कंपनी सप्लाई करेगी, जिस हिसाब से डिमांड है उतना डिमांड, जो जिस चीज का डिमांड होगा उसको देंगे, जिसका नहीं होगा नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि आपका कस्टमर इज द किंग। आज भी यूएसए में चल रही प्रणाली, ठीक। और इसमें एक आता है बस सप्लाई करते रहो, जो भी डिमांड आता रहे, गवर्नमेंट का बीच में कोई रोल नहीं होगा। लेसेस फेरे पॉलिसी ये थी। और इन्होंने जो है एडम स्मिथ जो थे, उन्होंने इसकी काफी मतलब इसको बढ़ाया था, प्रमोट किया था इस पॉलिसी को। और ये कहते थे सप्लाई देते जाओ, सब कुछ जो है डिमांड उसकी बनती जाएगी। और एक बात इन्होंने कही थी, इनविजिबल हैंड की बात कही थी, कि सब लोग अपना कुछ कुछ बेनिफिट सोचते रहो, एक ऐसा इनविजिबल हैंड आएगा जिसकी वजह से सब अपने बारे में कुछ कुछ सोचेंगे, तो सबका भला हो जाएगा। ये 2020 के बजट में गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको जो है अपनी बजट की स्पीच में लिखा था। मैं ऐसे ही नहीं सारी चीजें बता रहा हूं, इंटरलिंक करके एक एक चीज समझा रहा हूं, ठीक। लेसेस फेरी समझ लिया, इनविजिबल हैंड, कुछ भी इससे पूछेगा तो कर लोगे ना, ठीक है ना, ठीक। ये इसमें नहीं लिखा है, मैंने अपने से अलग से बताया है इसे, तो ये वीडियो सीरीज जरूर देखिए, ठीक। दूसरा जो रोल आया मैनेजमेंट का, वो क्या आया, बेनेवलेंट अथॉरिटेटिव सिस्टम। अब भैया परोपकारी भी हैं और आधिकारिक प्रणाली भी है, मतलब समझ रहे हो, थोड़े से नरम हो गए हैं, पहले बहुत गर्म थे। लेकिन यहाँ पे जो नरमी आई है वो क्या है, कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर था एम्प्लॉयर के मन में, वो थोड़ा सा चेंज हो गया। और ये चेंज इसलिए हुआ, जो सोशल वर्कर्स थे उनके प्रेशर की वजह से। सोशल वर्कर जो सामाजिक जो कर्मचारी थे, उन्होंने कहा कि नहीं यार बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, और कई सारे प्रोटेक्टिव जो है लेजिस्लेशन, यो आपका सामाजिक सुरक्षात्मक विधानों का भी अधिनियमित किया गया। और इसमें जो है जो कुछ एलीट एम्प्लॉयर थे और वो स्मॉल नंबर ऑफ फैमिलीज थे, वो उन्होंने इस स्टाइल को अपनाया। किस स्टाइल को, बेनेवल परोपकारी वाले टाइप को। लेकिन कंडीशन वही थी, ये वर्कर के इंटरेस्ट के बारे में देखते तो थे, लेकिन बात क्या थी, इफ अगर प्रोडक्शन और प्रॉफिट दोनों मेंटेन रहा हाई लेवल पे तभी करेंगे। तो इसीलिए अथॉरिटेटिव भी थे, बेनेवल भी थे, ठीक। आपका इंटरेस्ट हम सुनेंगे, लेकिन भैया ये जो चीजें हैं कि आपका हमारा प्रॉफिट और प्रोडक्शन ये नहीं रुकना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे जो लेबर था, वर्कर था, उसको अपने बच्चे की तरह समझाता था। और बच्चे की बात पेरेंट्स कब सुनते हैं, जब सुनते ही नहीं। पहली बात तो उनको ये लगता है कि हमें इसका भला कैसे होगा ये हम अच्छे से जानते हैं, इसको हमें ये बताने की जरूरत नहीं, हम इससे ज्यादा एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से चाइल्ड का भला होना है। इसको क्या बोलते हैं, पैटर्नलिस्टिक सोसाइटी। अभी इसके बारे में बताऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं यहाँ पे। आप लोग जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। और देखिए, वर्कर एज वाज कंसिडर्ड एज अ मेयर चाइल्ड, तो और केयरफुल, जिसकी केयरफुल गाइडेंस होनी चाहिए और उसका सुरक्षा होनी चाहिए सारे गलत चीजों से, ठीक। और वेलफेयर की एमिनिटीज वर
वो एक तरीके से वेलबींग के लिए उनको प्रोवाइड की जाती थी। एम्प्लॉयर जो है लेबर को ये नहीं समझते थे कि उसको एडल्ट वाले कोई प्रिविलेज, मतलब एडल्ट वाले वैसे मत समझिएगा गलत तरीके से कि मतलब उसको बच्चा समझते थे, हम जो बताएंगे वो सही है वाली बात है। ऑफ हैविंग बीइंग कंसल्टेड इन मैटर कंसर्निंग, मतलब उनसे कभी पूछते नहीं थे डिसीजन लेते समय। यहाँ पे वो वाले एडल्ट का मीनिंग है, ठीक प्लीज। और उसके बाद इसी को कहते हैं पेटलिस्टिक एटीट्यूड। पेटलिस्टिक एटीट्यूड में क्या होता है कि बस वो जो हम बता रहे हैं वही सही है, तुम मत बताओ कि तुम्हारे लिए क्या सही है, ठीक, टुवर्ड्स द लेबर। इसके बाद दिस स्टाइल हैज सर्वाइव्ड, बहुत दिन तक सर्वाइव किया, अभी तक चल रहा है इंडियन इंडस्ट्री में। जो है कई सारे जो मैनेजिंग एजेंट हैं प्राइवेट लिमिटेड में, कंपनीज में, पार्टनरशिप में, यहाँ पे ये फॉलो किया जाता है दिस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इन द इनिशियल ईयर्स, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से। तीसरा टाइप का रोल जो है आपका क्या हुआ है मैनेजमेंट के अंतर्गत कि भाई सहभागी या फिर भागीदारी शैली वाला। अब जब भागीदारी होगी तो क्या चीज बताया हम लोगों ने पढ़ी थी, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात आएगी, ठीक। तो द स्टाइल रिकॉग्नाइजेस द वर्कर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग में उनको रखा जाएगा साथ में। अब जो लेबर है इस स्टाइल के अंतर्गत उसको एज ए फ्रेंड, पार्टनर और जिनका एक पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाता है, और इन दोनों का ही मैनेजमेंट और वर्कर का क्या एंडेवर, क्या जो है वो लोग पाना चाहते हैं, एफिशिएंसी, दक्षता बढ़ानी और उत्पादकता बढ़ानी है, किसकी, एंटरप्राइज की, ठीक है। और इंडिया में ये एक रेयर एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद तो है लेकिन हुआ है, रेयर अपवाद हुआ है वाली बात है। इवन इन कंट्रीज वेयर लेबर पार्टिसिपेशन हैज बीन अडॉप्टेड सक्सेसफुली द एक्सेप्टेंस इज नॉट वेरी वाइड। वैसे तो जहां पे लेबर पार्टिसिपेशन को यहाँ पे देखा गया अडॉप्टेड, इसका एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली है, ये वाली बात है। जैसे लॉ आप बना भी दो किसी चीज पे, अब उसको जनता या फिर सोशल जो सोसाइटी वो क्या एक्सेप्ट करते करे ना करे, ये डिपेंड करता है ना कि एक्सेप्टेबिलिटी मिली कि नहीं मिली, वो वाली चीज है यहाँ पे, ठीक। इसके बाद क्या है द कंसल्टेटिव, अगला रोल क्या रहा है चौथा, ये किसने दिया था बताइए, लिकर्ट ने दिया था, ठीक। द कंसल्टेटिव मैनेजमेंट स्टाइल, सलाहकार प्रबंधन शैली, इस टाइप के मैनेजमेंट में कब आपका इसकी जड़ें मजबूत हुई, जब ग्रोथ हुई ट्रेड यूनियंस की और आपका लेबर लॉज लेजिस्लेशन, ठीक, श्रमिक विधानों की व्यापक वृद्धि के कारण प्रबंधन की इस शैली ने जड़ पकड़ना शुरू कर दिया था। सलाहकार के तरीके से मैनेजमेंट का स्टाइल, ठीक। इसमें क्या है, वर्कर से पूछा जाता था, कंसल्ट किया जाता था, कौन से मैटर्स पे, जिनमें वर्कर्स का इंटरेस्ट है। हालांकि डिसीजन जो इन मैटर्स पे थे वो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू देम आर टेकन बाय द, अब जो भी इनसे इंटरेस्ट वाले थे डायरेक्टली उनसे, उसके लिए तो वर्कर से पूछता था मैनेजमेंट, लेकिन जो उस मैनेजमेंट को ये लगता था कि ये डायरेक्टली इनसे रिलेटेड नहीं है, इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है वर्कर से, उस पे वो खुद ही डिसीजन लेता था, कोई कंसल्टेशन नहीं करता था, ठीक। द वर्कर इज रिगार्डेड, अब यहां पे जो है वर्कर को एडल्ट समझा जाता था, चाइल्ड की तरह नहीं, मतलब उससे पूछेंगे, उसके अपने अधिकार भी होंगे, उसका अपना दृष्टिकोण भी होगा, व्यू भी होगा। दिस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट ये भी जो है अनुरूप लाने, कंफर्म करने की कोशिश करता था कि जो भी लेबर लॉज बनाए गए हैं उसका बेनिफिट लेबर को पहुंचे। तो काफी अच्छी मतलब है, यानी कंसल्ट करके जहां उनको लग रहा है वहां पूछ रहे हैं, जहां नहीं लग रहा वहां नहीं पूछ रहे हैं, जो भी लॉस है उसका जो है उसको फॉलो करते रहो, उसके थ्रू जो है बेनिफिट पहुंचाया जाए, किसको, लेबर को, ठीक। दिस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट ये अभी प्रिवेलिंग है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में, जैसे कि एमटीएनएल, बीएसएनएल, एयर इंडिया और दुनिया भर के अपने लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में, फॉरेन कंसर्न्स एंड मल्टीनेशनल कंपनीज में भी है, जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में भी आता है ये वाली शैली, ठीक। तो जनरली द मैनेजमेंट डज नॉट बिलीव इन गुड इंटेंशन ऑफ द, अब देखो ट्रेड यूनियन के क्या इंटेंशन है, इच्छाई है, मतलब इरादे, इस पे इनका मतलब थोड़ा बिलीव कम है, गुड इंटेंशन नहीं है ट्रेड यूनियन के, ये समझता है कौन, मैनेजमेंट, प्रबंधन, ठीक। और ये सेटअप करते हैं कंपनी यूनियन को, अपनी कंपनी यूनियन को, ठीक। मान लीजिए मारुति उसने अपनी कंपनी यूनियन बना दी और डायरेक्टली ये वर्कर से जो उसके अंदर जो वहां पे काम कर रहे हैं उनसे बात करते हैं, कम्युनिकेशन चैनल बनाते हैं वर्कर के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, और फीडबैक लेते रहते हैं फ्लोर से अपवर्ड की तरफ, और कलेक्टिव बार्गेनिंग और शेयरिंग इंफॉर्मेशन ये सब करते हैं।
विद द वर्कर्स एंड मिडिल मैनेजमेंट। ठीक, तो ट्रेड यूनियन पे ज्यादा भरोसा नहीं है इनको, ये सोचते हैं कि हम लोग वर्कर सीधे बात करो, कम्युनिकेशन चैनल बनाओ और उनसे कम्युनिकेशन बनाए रहो, जहां कोई उनको परेशानी हो उसको यार तुरंत ही सॉल्व करो, ताकि कैसा हल ना हो जाए, फिर से बता रहा हूं, विस्ट्रॉन जैसा हल ना हो जाए। ठीक, ये पढ़ लिया ना इसके बारे में। अच्छा, अब गवर्नमेंट का भी रोल देख लेते हैं, बड़े अच्छे इसके बताए गए हैं यहाँ पर। ठीक, इसमें क्या है, गवर्नमेंट भी एक एक्टिव एजेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशन को स्टेब्लिश करने के लिए, ये बात हम लोग जान चुके हैं, भली बात थी। लेकिन इनका रोल भी चेंज होता रहता है समय समय के साथ में। जो गवर्नमेंट जैसे 1991 के बाद जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ, एलपीजी अब ये वो वाली एलपीजी नहीं जो घर से आप इससे खाना बनाते हो, ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाली एलपीजी। ठीक, तो उसके बाद से हम थोड़ा सोशलिस्ट व्यू हमारा कम हो गया है और थोड़ा सा जो है मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी हमारी हो गई है। ठीक, मिक्स्ड इकोनॉमी कह सकते हो उसे। ठीक, अब देखो, सबसे पहले तो लेसेस फेयर फिलॉसफी की ही बात होगी, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत ही ज्यादा जो है डिटेल में समझा दिया है। फिलॉसफी में यही होता है कि इंटरवेंशन गवर्नमेंट का कोई भी जरूरत नहीं है, और कहीं पर भी इंडिया में भी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था 19th सेंचुरी में, यानी कि 1801 से लेकर 1900 तक। 19th सेंचुरी का मतलब ये होता है, 19th सेंचुरी का मतलब 1901 से नहीं होगा। ठीक, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं इसलिए। ठीक, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी 19th सेंचुरी में। गवर्नमेंट वाज नॉट, ये इसकी इच्छा ही नहीं थी। अच्छा, जब इसको पढ़ रहे हो लेसेस फेयर को, तो आप लोग को ये बताइए, गांधीयन अप्रोच की बात याद आ रही है कि वी गिरी जी की याद आ रही है? आप लोग ने अगर लेक्चर सुना है, समझा है ढंग से, तो आप लोग जो उसका आंसर दे दोगे। बताइए, गांधीयन अप्रोच की याद आ रही है इसको पढ़ के, या वी गिरी की? क्योंकि ऐसे ही इंटरप्रेट वाले क्वेश्चन वहां पे वो पूछेगा। द गवर्नमेंट वाज नॉट विलिंग टू इंटरवीन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट इन सेटलिंग अ डिस्प्यूट। इच्छा ही नहीं है गवर्नमेंट की, डिस्प्यूट पे अपना देखो, अपना निपटाओ। और इसकी वजह से कोई जो है इन सेटलिंग अ डिस्प्यूट अनलेस इट लेड टू ए सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। जब तक कोई लॉ एंड ऑर्डर मतलब पुलिस वाला जो है अराजकता नहीं फैल जाए, तब तक वो कोई भी उनकी विलिंगनेस नहीं है। ठीक, बताओ फिर से क्वेश्चन है यहाँ पे ये। बोथ पार्टीज मैनेजमेंट एंड लेबर वर लेफ्ट टू सेटल देयर डिस्प्यूट एज दे, जैसे चाहो वैसे निपटाओ। गवर्नमेंट जो है एक म्यूट स्पेक्टेटर, साइलेंट स्पेक्टेटर की तरीके से हो जाता है, मूक दर्शक। और जो है वर्क, मेगर वेजेस और हार्श ट्रीटमेंट ऑफ द फ्यूर, इस पे मतलब कोई ज्यादा वो ध्यान नहीं देते हैं गवर्नमेंट इस वाले पॉलिसी फिलॉसफी के अंतर्गत। जो ये अनकंसर्न्ड, जो उदासीन रवैया है गवर्नमेंट का, और जो हाई हैंडेडनेस है ऑफ द किसका, आपका नियोक्ताओं का। ठीक, जो बहुत ही ज्यादा, और टुवर्ड्स लेबर, ये कंपल करते हैं लेबर को। अब ये लेबर भाई कब तक उसको दबाओगे? वो फॉर्म अपना कंबाइन जुड़ जाएंगे कॉमन कॉज के लिए, और फिर प्रोटेस्ट करेंगे इनह्यूमन कंडीशन के लिए, कम वेजेस और इन सब की वजह से जो हार्श ट्रीटमेंट हो रहा है फोरमैन के लिए। तो ज्यादातर देखा गया है ऐसी कंडीशन में। फिर लेबर कहते हैं जब हमें आत्मनिर्भर बना ही दिया गया है, तो फिर हम अपने हिसाब से निपट लेंगे मेरे भाई। ठीक, दूसरा गवर्नमेंट का रोल क्या है, द प्रोटेक्टिव और पैटर्नलिस्टिक अप्रोच गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट भी यही सोचती है, जब एंड हो गया 19th सेंचुरी का, तो एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट शोड अ चेंज, उसमें चेंज आया। उन्होंने किसके अगेंस्ट में चेंज आया, टुवर्ड्स किसके आया, लेबर के अगेंस्ट में, टुवर्ड्स। तो उसमें क्या आया कि भैया एजिटेशन बाय द सोशल फिलांथ्रोपिस्ट। और क्यों आया चेंज, रॉबर्ट ओवन रस्किन, ये जो यूके के थे, इनकी वजह से, और इंडिया में लोखंडे, बंगाली और नाडिया, इन सब की वजह से कुछ चेंजेस आए गवर्नमेंट के अप्रोच में। कब, जब 19th सेंचुरी खत्म हो गई, तो और उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे प्रोटेक्टिव यानी सुरक्षात्मक और पैतृक दृष्टिकोण यानी कि पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड की तरफ को अपना लिया गया, और सीरीज और लेबर लॉज कई सारे बनाए गए। अच्छा, अभी भी ब्रिटिशर्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट नहीं आ गई है, ठीक है। तो उस समय की भारतीय सरकार कौन थी, ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। वर पास्ड, कई सारे लेबर लॉ बनाए गए, वेजेस, वर्किंग कंडीशन, फैक्ट्री, माइन, प्लांटेशन, कंपनसेशन इंजरी हो जाए तो, और यूनियन भी बना सकते हो, क्या बात है। बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स ने कई सारे प्रोग्रेसिव लॉ बनाए, और एक रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1929-31 में बनाया, ये डेट याद रखना, ठीक। इसके कौन हेड थे, क्या कोई बता सकता है कमेंट करके। टू मेक ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ वर्किंग कंडीशन इन इंडिया, ठीक, टू मेक अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ वर्किंग कंडीशन इन इंडिया के लिए
ये कमीशन बनाया गया। ठीक, इसके बाद क्या है, जब इंडिपेंडेंस हमें मिल गई तो कई सारे हमने प्रोटेक्टिव लॉ और ये सब बनाए। और द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट इज स्टिल दैट लेबर इज वीकर पार्टी, अभी भी यही अप्रोच है। और देखो गवर्नमेंट वैसे कर तो रही है, मिनिस्ट्री तक बनाई हुई है लेबर की अलग से, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि आप लोग विजिट करके जरूर इसको पढ़ा करो, देखा करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो है वीकर सेक्शन ही मानती है, लेबर कोड बना रही है, जैसा चाहती है उस हिसाब से लेबर के को मतलब ट्रीट करती है, वैसी चीज है। और उसको मतलब ये समझते हैं कि उसको सपोर्ट चाहिए। ये मतलब अच्छे सेंस में भी है और बुरे सेंस में भी है। अच्छा, तीसरा जो है गवर्नमेंट का रोल वो है वॉलंटरिज्म का, स्वैच्छिकता का है, कि गांधीयन का अब यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, कि गांधीयन इन्फ्लुएंस ऑन थिंकिंग ऑफ नंबर ऑफ इमिनेंट ट्रेड यूनियंस लीडर। जो गांधी का इन्फ्लुएंस था गांधीयन फिलॉसफी का, कई सारे एमिनेंट ट्रेड यूनियन के लीडर्स पर, ठीक, जिसमें जो सम ऑफ वूम वर मिनिस्टर भी थे सेंट्रल के, स्टेट गवर्नमेंट के, जिसकी वजह से कई सारे कोड लाए गए। ठीक, कई सारे कोड्स लाए गए, जैसे अपना आज के टाइप पे होता ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वैसे ही उस समय भी आया, एक संता कई सारे बनाए गए जो कि विनियमित करने लगे लेबर मैनेजमेंट के रिलेशन को ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। ठीक, स्वैच्छिक आधार पर किया। अब ये कौन कौन से कोड्स बनाए गए, जैसे कोड ऑफ डिसिप्लिन, ठीक, मैनेजमेंट के लिए भी है, लेबर के लिए भी है। कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें क्या होता है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है। ठीक, आपका जो है कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ डिसिप्लिन हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, एबॉर्टिव कोड ऑफ एफिशिएंसी एंड वेलफेयर वर इवॉल्व, ये सारे जो है चीजें इवॉल्व करी गई। ट्रेड यूनियन कई सारे लीडर जो थे और जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट भी बने, तो उन्होंने कई सारे कोड्स इजाद किए। ठीक, गांधीयन इन्फ्लुएंस था। अब वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, जो कि गांधीयन उस एक फिलॉसफी थी कि भैया स्वैच्छिक मध्यस्थता आनी चाहिए, क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, इसको बढ़ावा दिया गया डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। और ये किसके अंतर्गत था, कोड ऑफ डिसिप्लिन के अंतर्गत था। ठीक, इसके बाद जो गवर्नमेंट का रूल दिया गया है वो क्या है, ट्राईपार्टाइट। ठीक, जब 40s और उसके बाद 1940s उसके बाद के पीरियड में गवर्नमेंट ने एम्फेसिस दिया किस चीज पे, सिस्टम ऑफ कंसल्टेशन के। ठीक, कंसल्टेशन की बातचीत करेंगे भाई, सबसे सलाह मशवरा किया जाएगा, किस कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव से, लेबर का रिप्रेजेंटेटिव इसमें बैठेगा, मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा, और सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा ऑन ट्राईपार्टाइट या फिर बाईपार्टाइट फोरम पे। बाईपार्टाइट में यह है कि हो सकता है एक बार गवर्नमेंट लेबर बैठ जाए, ठीक, जैसे एक लेबर हो गया, आपका जो है एम्प्लॉयर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, तो ये तीनों बैठ सकते हैं, या फिर लेबर गवर्नमेंट, या फिर लेबर और एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट, तो ये बाईपार्टाइट हो गए, दो लोग बैठ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये वाली चीज है। और इसमें जो है ये कोशिश की गई कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये किस साल में बना था, बनाइए बताइए कमेंट करके, उसके जो मॉडल्स हैं और उनकी जो रिकमेंडेशन है उनको फॉलो किया जाए। ठीक, इंडिपेंडेंस के बाद में कई सारे इंस्टीट्यूशन हमने भी बनाए, जैसे कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, स्टैंडिंग लेबर कमिटी, इंडस्ट्रियल कमिटी फॉर पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, ये सब बनाए गए। ठीक, इसके बाद गवर्नमेंट ने एंकरेज किया ऑल इंटरेस्टेड ग्रुप्स, ठीक, बिफोर टेकिंग एनी पॉलिसी डिसीजन इन द फील्ड ऑफ लेबर और टेकिंग अप एनी लेजिस्लेशन। कोई भी लॉ बनाना चाह रहे हो, कोई पॉलिसी बनाना चाह रहे हो, तो गवर्नमेंट एंकरेज करती थी, सबसे पूछती थी भाई क्या किया जाए, ये किसके अंतर्गत आ रहा है, आपका ट्राईपार्टाइट के अंतर्गत आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद गवर्नमेंट का अगला रोल क्या है, इंटरवेंशन का। ठीक, जो कि विस्ट्रॉन में बहुत लेट हुआ और देखो क्या हुआ वहां पे। ठीक, तो ये चीज है इंटरवेंशन। अलॉन्ग विद दिस द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन इन लेबर डिस्प्यूट। लेबर डिस्प्यूट कहीं पे हो गया तो हस्तक्षेप करो, और नीति अपनाई सरकार ने। सरकार की इस भूमिका को मजदूर संघों और प्रबंधन के साथ हर जगह समर्थन नहीं मिला। अब गवर्नमेंट हर जगह जो है घुसने लगी, तो इस पे कई जगहों पे वर्कर ने भी और कई जगहों पे आपका एम्प्लॉयर्स ने भी इसको बहुत ज्यादा वो नहीं दिया कि भैया तुम दूर रहो, मतलब बहुत ज्यादा पास में भी मत आओ गवर्नमेंट के साथ में। ये बात हुई, लेबर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के चक्कर में गवर्नमेंट अपना ही चलाने लगे। कई बार ऐसा भी केस आते थे भैया कि गवर्नमेंट के जो आए लोग वो करप्शन कर रहे हैं, अच्छा तुम पैसे दो तुम्हारी बात कहेंगे, तुम पैसे दो तुम्हारी बात करेंगे। तो कंसिलिएशन और एजुडिकेशन के थ्रू जो है ये करना चाहता है गवर्नमेंट, लेकिन इसको जो है फेवर नहीं किया जा रहा है कई जगहों पे। ऐसा नहीं कि हर जगह पे, लेकिन कई जगह पे नहीं किया गया। अच्छा, मॉडल एम्प्लॉयर की तरह भी सेंट्रल का रोल,
ठीक, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इन इंडिया की तरह जो है बन चुका है आज की तारीख में, बिकॉज ऑफ द ग्रुप पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ओएनजीसी ऑयल के क्षेत्र में आप देख लो, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है आपका, ठीक है, बीएसएनएल है, एसबीआई है, बैंक देख लो, सब बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर हैं। तो इस इट इन्फ्लुएंसेस द गवर्नमेंट का लेबर पॉलिसी इन सिग्निफिकेंट वे। ठीक, गवर्नमेंट तभी जो है लेबर पॉलिसी बनाती है ताकि इन सब में जो है आसानी से काम अपना करा सके। तो एक मॉडल एम्प्लॉयर की भी रोल गवर्नमेंट के उसमें आई। अब गवर्नमेंट इज नाउ इन द रोल ऑफ मॉडल एम्प्लॉयर, इसमें आ चुका है, विच इज मच टॉक्ड अबाउट। ये बहुत ज्यादा इस पे बात तो होती है कि गवर्नमेंट को भैया बना दो मॉडल एम्प्लॉयर, नियोक्ता की वही हो, हम उसके हाथों में सेफ हैं, लेकिन इसको हमेशा प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। सही बात तो ये है, वही चीज़ है, ज़्यादा करीब आओ, वेलफेयर आपका वर्कर्स का एम्प्लॉयर्स का आपस में जो जितना ज़्यादा करें वो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर कैन नॉट बी सेट टू बी सेटिस्फैक्ट्री। जो इंडस्ट्री, क्योंकि ज़्यादा देखा गया गवर्नमेंट सेक्टर में, अब देख रहे हो ना, गवर्नमेंट से रोज लेके खड़े हो जाते हैं बैंक वाले, हमें सैलरी नहीं मिल रही है, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पे इसको समराइज कर लेते हैं, वर्कर, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट के रोल को फिर खत्म करते हैं यहाँ पर आज का लेक्चर। पार्ट नंबर 13, अगला कौन सा होगा, पार्ट नंबर 14। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ट्राई ये कर रहा है टू रेगुलेट द लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एंड कीप एन आई ऑफ ऑन बोथ ग्रुप्स। ये मतलब विनियमित भी करना चाहता है लेबर मैनेजमेंट के रिलेशंस को, और साथ ही साथ उन पे नजर भी रखना चाहता है। दिस रिलेशनशिप इज मेंटेन थ्रू द अपॉइंटमेंट। अब कैसे रिलेशनशिप को मेंटेन करेगा, लेबर कोर्ट बनाकर, ठीक, इंडस्ट्रियल न्यायाधिकरण बनाकर, वेज बोर्ड, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कमेटी, ये सब बना के, जो कि कई सारे क्या जो है आपका रेगुलेशन, रूल्स, नॉर्म्स ये सब बताते हैं, और इन्हीं से जो है स्टैट्यूट बुक या फिर लॉ, कानून ये सब बनाए जाते हैं, एंड आर टू बी ऑब्जर्व बाय द बोथ ग्रुप्स विच आर प्लेस्ड इन द स्टैट्यूट बुक्स, जिसको जो है दोनों ही ग्रुप्स यानी कौन कौन, वर्कर और एम्प्लॉयर जो है ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज का खत्म होता है। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ्यूचर क्या, ये हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 40 में। तो इसी तरीके से आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आप लोग को हमारे पेड ग्रुप के साथ जुड़ना है, ईपीएफओ 2020 टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सारा कुछ इसमें आप लोग को मिलेगा पर्सनल गाइडेंस के साथ में, वीकली टेस्ट भी होंगे इंप्रूवमेंट कराने के लिए। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9696066089 पर। इसकी फीस जो है वो 5,000 रुपये मात्र है, जीएसटी को मिलाकर, वन टाइम है, कोई रिफंड कोई वो नहीं है। साथ ही यूपीएससी 2021 का भी हमारा ग्रुप चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका मतलब नंबर दोनों में से किसी को भी आप कर सकते हो, 8564880530, ठीक, इस पे कॉल करके। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।